राजस्थान में मेडिकल फैसिलिटी एक तरह का रोल मॉडल बन गई। सरकारी नौकरी में रहने वाले लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये योजना खत्म कर देगी अगर भारतीय जनता पार्टी आती है। बाकी अधिकांश राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां अपराध जो होते हैं उनको एफआईआर ही नहीं किया जाता है। शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। गुजराती का मुद्दा राजस्थान में चलेगा, यानी सिक्का जिसका चलेगा वो राजस्थानी होगा। अशोक गहलोत से भी लड़ने की कुवत उसमें नहीं दिखाई पड़ रही है। कामयाबी अशोक गहलोत को मिल सकती है। दोस्तों नमस्कार। देश नीति के इस विशेष कार्यक्रम अब होगा न्याय में मैं रविकांत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। राजस्थान में मतदान चल रहा है। 199 सीटों पर वोट पड़ रहे हैं और इस वक्त लंबी कतारें हैं और हालात ये है कि राजस्थान इस बात को रेखांकित कर रहा है कि भारत का लोकतंत्र बेहद जीवंत है। पिछले चुनाव में भी 74.7% वोट पड़े थे, तकरीबन 75%। अब देखना यह है कि इस बार राजस्थान में क्या इससे ज्यादा वोटिंग होती है या इस आंकड़े को छूता है। दोस्तों, राजस्थान वो राज्य है जहां पर पिछले 3 दशक से हर 5वें साल सरकार बदलने का रिवाज है। अशोक गहलोत की सरकार ने कई लोक कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं और इस बार राजस्थान का गरीब तबका और मिडिल क्लास फेवर में दिखाई पड़ता है। एंटी इनकम्बेंसी सरकार के प्रति लगभग ना के बराबर है और खास करके अशोक गहलोत के प्रति तो नहीं दिखाई पड़ती है। उनकी कई योजनाएं बेहद लोकप्रिय हुई हैं। चिरंजीवी योजना और राहुल गांधी ने पहुंचने के बाद जब उन कुछ हॉस्पिटल्स के दौरे किए और मरीजों से मुलाकात की तो उन्होंने इस योजना को दोगुनी राशि देने का भी संकल्प कर लिया। यानी अब चिरंजीवी योजना में 50 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की सुविधा का वादा कांग्रेस पार्टी ने कर दिया है। क्या ये गेम चेंजर होगा? क्योंकि अधिकांश लोग ये कह रहे हैं कि राजस्थान में मेडिकल फैसिलिटी एक तरह का रोल मॉडल बन गई। एक और योजना जिसका प्रभाव सीधा जमीन पर दिख रहा है वो है इंदिरा रसोई। 8 या 10 रुपए में भरपेट भोजन मिलता है। उन शहरी इलाकों में जहां पे मजदूर काम करने के लिए पहुंचते हैं, वो भरपेट भोजन करते हैं और अशोक गहलोत की सराहना करते हैं। वो ये कहते हैं कि ये सरकार हमारे लिए बहुत अच्छी है। और एक और बड़ा इशू है, वो है ओल्ड पेंशन स्कीम का। जो सरकारी नौकरी में रहने वाले लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये योजना खत्म कर देगी अगर भारतीय जनता पार्टी आती है। जो 2 लाख सरकारी नौकरियों का वादा कांग्रेस पार्टी ने किया है, इसके बरक्स बीजेपी ने भी किया है। लेकिन बीजेपी के ऐलान को, बीजेपी के वादों को लोग जुमला कह रहे हैं। इससे यह लगता है कि कांग्रेस पार्टी वहां पर बढ़त में है, या ये कहें कि अशोक गहलोत की लोक कल्याणकारी योजनाएं और राहुल गांधी की अपनी कैंपेन, क्योंकि सबसे ज्यादा जिसने प्रभाव डाला, आपको याद होगा कि जिस शब्द पर राहुल गांधी को केंद्रीय चुनाव आयोग ने नोटिस दिया, पनौती और जेब कतरा, ये शब्द बहुत लोकप्रिय हुए हैं और अचानक नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए लोग उस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वे शब्द कैसे हैं और क्या है, मैं आज इस पर बात नहीं करूंगा। लेकिन लोगों के जेहन में क्या, जो कतारें लगी हुई है उनके जेहन में क्या ये शब्द हैं, और वो जब वोट डालने जा रहे हैं तो क्या इस बात को तय कर रहे हैं। अशोक गहलोत की जहां कमजोरी मुझे दिखाई पड़ती है वो है आदिवासी वोटर और दलित, और ये दोनों की बड़ी संख्या है। करीब 18.5% दलित है, 13.5% वहां पर आदिवासी है। गुजरात से लगा हुआ जो पूरी बेल्ट है वहां पर आदिवासी अधिकांश निवास करते हैं। उसमें भील है, मीणा है, सहरिया है। ये तमाम जो आदिवासी हैं उनकी अपनी एक पार्टी भी है, भारतीय आदिवासी पार्टी। वो अलग से चुनाव लड़ रही है।
इधर बीएसपी भी जिसने पिछली बार 6 सीटें जीती थी, वो भी चुनाव मैदान में है। तो दलितों का जो उत्पीड़न हुआ इस बीच में, उसने एक रोष पैदा किया था अशोक गहलोत के खिलाफ। क्या ये रोष कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाने जा रहा है, या सचिन पायलट ने जिस बात को कहा कि हमारे यहां एफआईआर अनिवार्य है, अगर कोई भी घटना होती है तो एफआईआर होती है, कार्रवाई होती है, और इसीलिए हमारे यहां जो अपराधों की संख्या है वो ज्यादा है। बाकी अधिकांश राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां अपराध जो होते हैं उनको एफआईआर ही नहीं किया जाता है। लेकिन दलितों में एक नाराजगी तो दिखाई पड़ती है। अब वो नाराजगी क्या बीएसपी की तरफ शिफ्ट कर जाएगी, या चंद्रशेखर भी चुनाव लड़ रहे हैं, या उसको कम करने में राहुल गांधी, अशोक गहलोत की भूमिका हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, और राहुल गांधी जब से गए हैं राजस्थान, वो लगातार आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों की बात कर रहे हैं। आदिवासियों का तो उन्होंने जिस तरह से मुद्दा उठाया है कि वो देश के पहले मालिक हैं और उनके जल जंगल जमीन के अधिकार संरक्षित होने चाहिए। दलितों के उत्पीड़न पर लगातार वो बात कर रहे हैं, और दलितों के जो छीनते जा रहे अधिकार हैं, चाहे उसमें आरक्षण का मुद्दा हो, सरकारी नौकरियों का मुद्दा हो, और सबसे बड़ा इशू वो है एजुकेशन का। डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के ही लिए नहीं बल्कि पूरे देश के वंचितों के लिए जो बात कही थी कि शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। एजुकेशन से ही दलित वंचित तबके का डेवलपमेंट होता, तो चाहे वो आदिवासी हो, दलित हो, वंचित पिछड़ा हो, उनके लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल की बात राहुल गांधी कर रहे हैं। और ये जो सपने की मौत हुई थी पिछले 10 साल में केंद्र सरकार के जरिए, नरेंद्र मोदी के जरिए, उसको काउंटर किया राहुल गांधी ने। और यहां पर जो मोदी वर्सेस अशोक गहलोत करने की कोशिश हुई, उसमें राहुल गांधी को किनारे करने की कोशिश लगातार बीजेपी कर रही है कि राहुल गांधी से टकराने का मादा जैसे अब नरेंद्र मोदी को नहीं है, और इसीलिए अशोक गहलोत को सामने किया जा रहा है। लेकिन पलटवार जो कांग्रेस ने किया कि भाई अशोक गहलोत तो चीफ मिनिस्टर है, आपका चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट कौन है, कौन आपका चेहरा है, क्या वो चेहरा नरेंद्र मोदी होंगे? और नरेंद्र मोदी होंगे तो पहली बात तो यह है कि वो कौन से मुख्यमंत्री बनने के लिए आ रहे हैं। लेकिन दूसरा, अगर मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं तो फिर अशोक गहलोत ने वो कार्ड भी खेल दिया है जो कार्ड कभी नरेंद्र मोदी ने खुद गुजरात में खेला था। जब अशोक गहलोत कांग्रेस के प्रभारी थे, उस वक्त उन्होंने कहा था कि ये जो मारवाड़ी आए हैं ये यहां नहीं चलेंगे, गुजराती चलेगा। यही कार्ड अशोक गहलोत ने खेल दिया है कि मारवाड़ी बनाम गुजराती का मुद्दा राजस्थान में चलेगा, यानी सिक्का जिसका चलेगा वो राजस्थानी होगा। तो ये एक कमजोर पक्ष दिख रहा है नरेंद्र मोदी का। और अब हालात ये है कि राहुल गांधी से मुंह छिपाकर के जिस तरह से बीजेपी निकलना चाहती थी, अशोक गहलोत से भी लड़ने की कुवत उसमें नहीं दिखाई पड़ रही है। और इसका प्रभाव क्या राजस्थान के वोटर्स पर होगा, ये जो भी विश्लेषण है, मैं केवल प्रेडिक्शन कर रहा हूं कि जो परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां क्या वोटर्स के दिमाग में होंगी, यही तय करेगा कि ऊंट किस करवट बैठ रहा है, किधर ये चुनाव जा रहा है, और 3 तारीख को जो नतीजे आएंगे वो किस तरफ जाएंगे। मैं कतई ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी वहां जीत रही है, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, बल्कि कई बार तो ये भी लगता है कि जो निर्दलीय वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, जो बागी हैं, जो 35 बागी हैं बीजेपी और कांग्रेस दोनों की, क्या इनकी भूमिका कुछ होने वाली है, या बीएसपी की भूमिका बढ़ेगी? अगर दलितों में नाराजगी वो है और अभी तक बरकरार है, तो वो वोटर एएसपी की तरफ भी जा सकता है। हनुमान बेनीवाल के साथ मिलकर के चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ रहे हैं, और मायावती की बीएसपी भी वहां पर चुनाव लड़ रही है। बीएसपी का जनाधार है, पिछली बार 6 विधायक उसके चुने गए थे, वो जनाधार खास करके बैरवा समाज में, वहां के जो उत्तर प्रदेश में जाटो जिसको कहते हैं, वो बैरवा समाज वहां पे बीएसपी की तरफ झुकाव उसका रहा है। थोड़ा मेघवाल का भी झुकाव रहा है। लेकिन अगर ये मेघवाल समाज, बैरवा समाज बीएसपी की तरफ जाता है तो भी इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को दिख रहा है, क्योंकि यही वोटर है जो कांग्रेस से नाराज होकर के बीजेपी की तरफ शिफ्ट करता है। और इस बार जो माहौल बनाया है चंद्रशेखर आजाद ने, और मायावती जो वहां पर पहुंची हैं,
ये दोनों ही विकल्पों को छोड़ करके अलग से वो अपनी पार्टी को वोट कर सकता है और आगे चल करके अशोक गहलोत की जो जादूगरी है, वो जादूगरी बाद में काम आएगी। जैसे उन्होंने पिछली बार 13 निर्दलीय, और ये माना जाता था कि वो उनके अपने लोग हैं, माने जो बागी थे, वो बागी अपने उन्होंने बिसात एक तरह से बिछाई थी कि बाजी उनके हाथ में रहे। उसी तरह से इस बार भी लग रहा है कि जो 35 में से कांग्रेस के बागी हैं और कुछ वसुंधरा राजे सिंधिया के करीबी लोग हैं, वो निर्दलीय चुन के आते हैं और कुछ सीटें अगर कम पड़ती हैं तो फिर वो अशोक गहलोत को समर्थन करेंगे। और इसलिए मुझे लग रहा है कि एक तो बढ़त कांग्रेस को दिखाई पड़ रही है, दूसरा अगर त्रिशंकु विधानसभा होती है, माने बीजेपी या कांग्रेस किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, तो उसमें कामयाबी अशोक गहलोत को मिल सकती है। ये आज के चुनाव में दिख रहा है, लेकिन शाम होते होते अभी ये भी देखना होगा कि वोटिंग परसेंटेज कहां तक जा रही है। राजस्थान के लोग बड़े दृढ़ संकल्प होते हैं और वो क्या तय कर रहे हैं, ये नतीजे 3 तारीख को प्राप्त होंगे। आपने इस विश्लेषण को सुना, आपका बहुत शुक्रिया और लगातार देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।